नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार और मेरे पॉडकास्ट में। हम लोग पढ़ रहे थे भारत के संविधान का विकास और अभी बात करेंगे 1813 के चार्टर अधिनियम का। 1813 का जो चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसको एक लाइन में एक्सप्लेन किया जा सकता है। तेरे व्यापार के 1 लाख रुपए धर्म में लगा दिए। तेरे मतलब 13, 1813। व्यापार यानी ट्रेड मोनोपोली को समाप्त किया गया था एक्सेप्ट द टी एंड चाइना। चाय और चीनी के व्यापार को छोड़ करके व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1 लाख रुपए पर एनम प्रतिवर्ष भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया था। और उसके बाद ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा मिल गई थी। तो इस एक्ट से क्या क्या हुआ? तेरे व्यापार के 1 लाख रुपए धर्म में लगा दिए, यानी पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा मिल गई और ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार भारत के चाय और चीन के व्यापार को छोड़ करके समाप्त कर दिया गया। इसे हम शॉर्ट में चाय और चीनी कहते हैं। अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे आपसे। बात करेंगे 1833 के चार्टर एक्ट की। 1833 का चार्टर अधिनियम भारतीय संविधान के विकास के क्रम में एक मील का पत्थर साबित हुआ ये जो आईएएस 2003 में पूछा भी गया। इस बार बंगाल के गवर्नर जनरल को प्रमोशन दे दिया गया और उसे प्रमोशन देकर के पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी अब देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया, सेंट्रलाइज कर दिया गया। नाउ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इतना ही नहीं, गवर्नर जनरल के भीतर समस्त प्रकार के नागरिक और सैन्य शक्तियों को भी निहित कर दिया गया। इट मीन्स नाउ द गवर्नर जनरल इज सुप्रीम ऑफ मिलिट्री or supreme commander of military, and he had the apex civilian rights. उसके पास समस्त प्रकार के नागरिक शक्तियां भी उसे दे दी गई। अब जब हम बात करते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और देश के शासन व्यवस्था का केंद्रीकरण कर दिया गया, तो कौन था वो महापुरुष जिसे इस पर बैठाया गया? मैं अमूमन इन गवर्नर जनरलों को सम्मान देता नहीं, फिर भी मैंने महापुरुष कहा क्योंकि वो सच में एक अच्छा व्यक्ति था। विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना और आप सबने पढ़ा होगा इतिहास की कक्षा में कि विलियम बेंटिक ने बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं भारत के सामाजिक बुराइयों, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए। अब 1833 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार भारत के चाय और चीन के व्यापार पर बचा हुआ था, उसे इस अधिनियम ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। अब आपसे प्रश्न पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ तो 1833 मत कहिएगा, 1813 कहिएगा, क्योंकि चाय और चीनी यानी भारत के चाय का व्यापार और चीन का व्यापार तो अपवाद था। तो चाय और चीनी कहना गलत होगा, ये जायज, ये सही नहीं होगा। जब आपसे सवाल पूछे, और कई बार स्टेट पीएससी ने इस तरह के सवाल में बच्चों को उलझाया है कि कंप्लीटली, तो जब तक पूर्ण शब्द कंप्लीटली शब्द ना इस्तेमाल किया गया हो तब तक आप इसे नहीं कहेंगे कि पूर्णतः शब्द जुड़ा हो, तभी 1833 मानेंगे, वरना 1813 मानेंगे। इसके अलावा और क्या कार्य दिया गया? अब कंपनी दरअसल व्यापार तो कर नहीं रही थी, उसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, तो कंपनी को केवल और केवल प्रशासनिक और राजनैतिक दायित्व सौंपा गया। अब कंपनी प्रशासन चलाएगी, कंपनी राजनीति देखेगी और अब कंपनी धीरे धीरे मालिक बन के बैठ गई है। हालांकि मालिकत्व तो उसके पास पहले भी था। अच्छा, इसके अलावा अब जो गवर्नर जनरल बना है, बंगाल के गवर्नर
जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और इस भारत के गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए, सारे क्षेत्रों के लिए, और पूरे भारत का मतलब वो क्षेत्र जो ब्रिटेन के अधीन में है, यानी ब्रिटिश भारत, तो पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। किंतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास थोड़ा सा पावर दिया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल चाहे तो गवर्नर जनरल के द्वारा बनाए गए इस लॉ को रिफ्यूज करके रिप्लेस भी कर सकता है, उसकी जगह कोई नया कानून भी बना सकता है। इतना ही नहीं, इसमें सेंट्रलाइजेशन के साथ साथ थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन हमें दिखाई देगा। और देखो, समझना एक एक बात को, क्योंकि जब यूपीएससी सवाल पूछती है, और आजकल तो यार यूपीपीएससी और बीपीएससी वालों का भी दिमाग खराब है, ये भी जब पेपर सेट करते हैं तो पता नहीं सवाल ऐसे सेट करते से पूछो तो बूझो तो जाने, करके दिखाओ तो जाने। तो उनसे बता देना कि तुमने बाहुबली से पढ़ा है और उनसे कहना कि पूछो जितने सवाल पूछने हैं। तो बंबई और मद्रास का जो गवर्नर था और उसकी जो काउंसिल थी, उसको वहां पे बंबई वाले को बंबई में, मद्रास वाले को मद्रास में थोड़ा बहुत विधि निर्माण का पावर भी दिया गया। यानी एक तरफ इसी एक्ट से सेंट्रलाइजेशन भी किया गया एडमिनिस्ट्रेशन का, वहीं पे थोड़ा सा बंबई और मद्रास में डिसेंट्रलाइजेशन भी हमें दिखाई देता है। अब गवर्नर जनरल के पास काम तो बढ़ा ही था, पूरे भारत के लिए कानून बनाने का पावर मिल गया। लेकिन पूरे भारत के लिए कानून कैसे बनाए? पूरे भारत के लिए कानून बनाने के लिए उसके पास एक्सपर्ट टीम होनी चाहिए। तो उसने क्या किया, अपने काउंसिल में वो चौथा मेंबर, पहले 4 थे, एक हटा दिया था, 3 बच गए थे, तो अब चौथा मेंबर शामिल किया। और चौथा मेंबर जो था वो लॉ मेंबर था। यही बात यूपीएससी 2003 में पूछा है। तो विधिक परामर्श के लिए, लीगल एडवाइस के लिए गवर्नर जनरल ने अपनी काउंसिल में चौथा मेंबर शामिल किया, वो लॉ मेंबर था। और वो लॉ मेंबर को उसने एक काम सौंपा। और काम क्या सौंपा? तो उसने अब लॉ बनाना है तो लॉ को कोडिफाई करना पड़ेगा, विधियों का संहिताकरण करना पड़ेगा। और विधियों के संहिताकरण करने के लिए उसने गवर्नर जनरल को एक आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया। और मैकाले की अध्यक्षता में फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड। पहला विधि आयोग मैकाले की अध्यक्षता में बना। इस समय गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक है। इतना ही नहीं, विलियम बेंटिक ने दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया, इलीगल, कहा गुलामी, स्लेवरी इज इलीगल नाउ। बट सवाल अगर पूछे कि भारत से दास प्रथा को किसने समाप्त किया, तो जवाब बदल जाएगा। स्लेवरी वॉज कंप्लीटली अबॉलिश्ड फ्रॉम इंडिया इन 1843 बाय एलन बरो। 1843 में एलन बरो ने इसे समाप्त किया था। लेकिन 1833 में दास प्रथा को इलीगल, अगर पूछे इलीगल किसने डिक्लेयर किया, तब तो जवाब विलियम बेंटिक होगा। लेकिन अगर पूछ ले कि इसे समाप्त किसने किया, तो 1843 में इसे समाप्त किया है किसने? तो इसे समाप्त किया है 1843 में एलन बरो ने। अब भारतीयों के साथ लगातार भेदभाव चल रहा था, और भारतीयों के साथ भेदभाव न हो, इसके लिए भी बेंटिक के मन में एक सुझाव आया। और बेंटिक ने कहा कि कंपनी के अधीन जो भी कोई पोस्ट होल्ड करेगा, जो भी कोई सरकारी नौकरी करेगा, उस व्यक्ति को उसके रिलीजन, उसके प्लेस ऑफ बर्थ यानी जन्म स्थान, उसके डिसेंट यानी मूल वंश, या उसके रंग यानी कलर के आधार पर हम डिबार, हम अयोग्य नहीं ठहराएंगे, हम डिबार नहीं करेंगे। इट मीन्स now no one shall be debarred from the government's job under the company on the basis of birthplace, descent, religion and color. और विलियम बेंटिक, आपको मैंने पहले भी कहा, अच्छा व्यक्ति था। इसके मन में एक और खलबली मची हुई थी, और इसने सिविल सेवकों के चयन के लिए एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया। और करना चाहा, किया नहीं, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका उग्र विरोध किया, और इस विरोध की वजह से यह कार्य नहीं हो पाया। लेकिन विलियम बेंटिक को करने का बहुत मन था। तो ये आपने 1833 का अधिनियम देखा है। आइए आपको मैं
इसी के साथ 1853 का अधिनियम भी करा दूं तो 1813, 33 और 53 ये 3 अधिनियम आप इस पॉडकास्ट में पढ़ पाएंगे। 1853 का जो चार्टर अधिनियम था, वह अधिनियम में सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा, जिसे कि 33 के जरिए अलाउ नहीं किया गया था लेकिन 53 के जरिए अलाउ किया गया। और इसके लिए 1854 में मैकाले के अध्यक्षता में एक और कमेटी बनी, सिविल सर्विसेज कमेटी, जिसका चेयरमैन भी मैकाले था। और एक ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वुड बी कंडक्टेड टू रिक्रूट द सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया अंडर द कंपनीज गवर्नमेंट, अंडर द कंपनीज रूल। तो कंपनी के शासन के अधीन एक सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करने की बात की गई। अच्छा, आपको याद होगा कि बंगाल का गवर्नर जो है बेचारा है ये नहीं, पोस्ट ही नहीं है। क्यों? रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और वो बंगाल का गवर्नर जनरल 33 के अधिनियम से भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो अब भारत के गवर्नर जनरल को बंगाल में कहां टाइम मिलेगा? तो बंगाल का जो डेली रूटीन का काम है उसको करने के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया जाएगा। जैसे मद्रास और बॉम्बे में गवर्नर होंगे तो बंगाल में गवर्नर नहीं रहेगा, उसका पदनाम, उसका डेजिग्नेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे। इतना ही नहीं, इस चार्टर एक्ट ने गवर्नर जनरल के काउंसिल्स के काम अलग अलग कर दिए। उसने लेजिस्लेटिव यानी विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। यानी एक टीम होगी जो केवल लेजिस्लेशन देखेगी, जो केवल विधायी कार्य देखेगी, और एक टीम होगी जो प्रशासनिक कार्य देखेगी। अब विधायी कार्य बनाना और देखना बहुत जरूरी था। विधि का निर्माण, लॉ मेकिंग इज वाज कंपल्सरी, वाज नीडफुल। तो गवर्नर जनरल ने 12 मेंबर का एक लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टैब्लिश किया जो भारत के विधि निर्माण पर क्या करेगा? रिकमेंडेशन देगा और विधि निर्माण की प्रक्रिया को पूरा करेगा। अब आपको याद होगा 33 से एक चौथा मेंबर शामिल किया था हमने, लॉ मेंबर। उस लॉ मेंबर को गवर्नर जनरल की काउंसिल का पूर्ण मेंबर, कंप्लीट मेंबर मिल गया, उसको परमानेंट मेंबर बना दिया गया। और इसी एक्ट से इशारा हो गया था कि भारत में कंपनी का शासन कभी भी समाप्त हो सकता है। ब्रिटेन के संसद को पावर दिया गया कि ब्रिटेन का संसद ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल भारत में कभी भी समाप्त कर सकता है। यह पूछा हुआ सवाल है कि किस एक्ट से मिला? तो 1853 के एक्ट से मिला और 1858 के एक्ट से समाप्त हो गया। 1858 के अधिनियम से इसे समाप्त कर दिया गया, लेकिन यह दिया गया था 1853 के अधिनियम से। और इसी के साथ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिनकी संख्या अब तक 24 थी, उसे घटा करके 18 कर दिया गया। तो प्यारे बच्चों, यह जानकारी थी 1813, 33 और 53। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। मैं आपसे एक सुझाव चाहता हूं, और सुझाव यह है कि क्या ऐसे छोटे छोटे पॉडकास्ट बनाए जाएं या थोड़े लंबे पॉडकास्ट बनाए जाएं? क्या ऐसे छोटे पॉडकास्ट आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे या लंबे पॉडकास्ट बनाए जा सकते हैं? एक बार आप मुझे जरूर बताएं अपने विचार कमेंट करके। अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। आप सदैव अध्ययन अच्छे से करें और जल्द ही सफलता को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद।